बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर के सेकंड ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को लेके आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई साइनेप्स इज टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। ठीक है, अच्छा साइनेप्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास कनेक्शन होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, अब या हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान भी हमारे पास कनेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास एक न्यूरॉन और मसल सेल के दरमियान भी कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारे डेंड्राइट्स हुए और ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ हमारे पास डेंड्राइट्स वापसी आ गए और ये हमारे पास एक्सॉन और ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये जो रीजन है हमारे पास ये कहलाता है साइनेप्स। साइनेप्स का जो पहले का रीजन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद का रीजन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डायग्राम से समझे तो ये हमारे पास साइनेप्स का एक रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास मसल सेल हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं जो कि रिसेप्टर्स, जो कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले चैनल्स होते हैं। ठीक है, रिसीविंग रिसेप्टर्स, रिसीविंग चैनल्स कह लेते हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब होता क्या हमारे पास कि हमारे पास ये जो रीजन है, ये एरिया हमारे पास साइनेप्स का है, ये हमारे पास साइनेप्स का एरिया है। ये हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद का पोस्ट, साइनेप्स से पहले का हमारे पास क्या कहलाता है, प्री। अब हमारे पास होता क्या है, जब यहाँ पे कैल्शियम आयंस हमारे पास कैल्शियम चैनल से अंदर जाते हैं तो कैल्शियम चैनल की यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जब कैल्शियम चैनल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हमारे पास यहाँ जाके फ्यूज़ हो जाएंगे, इसकी मेम्ब्रेन से, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से हमारे पास जाके फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ होंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे। ये हमारे पास पूरा जो एरिया होता है ये क्या है, ये कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास इस रिसीविंग चैनल से अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ये अंदर जाके हमारे पास रिस्पॉन्स, जो कि हमारे पास पहले इम्पल्स आया था तो न्यूरोट्रांसमीटर उसी मैसेज को आगे लेके कन्वे करेंगे। तो इसलिए हम लोग साइनेप्स को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इट इज टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट व्हेन द मोटर न्यूरॉन ब्रिंग द सिग्नल्स एंड फॉर्म अ जंक्शन विद द रिसेप्टर। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मसल और जो न्यूरॉन का जंक्शन होता है उसको हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जंक्शन आ दिया विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मसल, देन द साइनेप्स फॉर्म बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल। मोटर न्यूरॉन हमारे पास ये न्यूरॉन था, ये साइनेप्स था। तो ये जब दो साइनेप्स फॉर्म बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल आई द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज नोन एज मोटर प्लेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स। और इसके साथ साथ हम लोग एक और देख लेते हैं, why the dizygotic twins have the different sex, या fraternal twins have the different sex। अच्छा, तो वही बात हमारे पास आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं मोनोजाइगोटिक की, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, और ये हमारे पास है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारे पास एग फ्यूज़ करेगा स्पर्म के साथ, अब यहाँ पे हमारे एक एग की बात हो रही है, एक एग फ्यूज़ कर रहा है स्पर्म के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, एक जाइगोट बन रहा है। ठीक है, अब अगर किसी कंडीशन की वजह से अगर ये जाइगोट ब्रेक हो गया तो जाइगोट ब्रेक होके हमारे पास कितने हिस्सों में बन रहा है, 2 हिस्सों में।
ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही जायगोट है, वही ब्रेक हो रहा है, और ये जायगोट हमारा कैसे बना है, एक एग से और एक स्पर्म से। तो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल इस जायगोट में मौजूद था वही जेनेटिक मटेरियल हमारे पास इस जायगोट में भी है और इस जायगोट में भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल बिकॉज एंड दे हैव द सेम सेक्स बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द वन जायगोट। एक जायगोट से हमारे पास ये दो जायगोट बने, तो इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसलिए इनके पास सेम सेक्स होते हैं। अब ये हमारे पास जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं इनके पास डिफरेंट सेक्स क्यों होते हैं और ये नॉन आइडेंटिकल क्यों होते हैं, उसकी वजह ये कि कुछ वजह ऐसी, कुछ कंडीशन इस तरह हो जाती हैं कि हमारे पास फीमेल्स के अंदर दो एग, कभी कभार दो एग्स आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एग 1 है, ये मेरे पास एग 2 है। अब सपोज कि मेरे पास ये वाला एग फ्यूज कर रहा है एक्स स्पर्म से, ठीक है, ये फ्यूज कर रहा है एक्स स्पर्म से और ये फ्यूज कर रहा है मेरे पास वाई स्पर्म से, ठीक है, ये फ्यूज कर रहा है एक्स स्पर्म से और ये फ्यूज कर रहा है वाई स्पर्म से। तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्टिंग जायगोट होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेरे पास एक्स सेक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टिंग जायगोट होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेरे पास एक्स वाई। तो इसलिए नतीजे में हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विन्स में हमारे पास एक तो ये नॉन आइडेंटिकल्स होते हैं और एक तो हमारे पास इनके सेक्स भी डिफरेंट, सेक्स भी सेम नहीं होते, सेक्स इनके डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे डॉटर एक बन रही है, यहाँ पे एक सन है, ठीक है। और अगर कभी कभार हमारे पास दो सन्स हो रहे हैं, मतलब दो सन्स तो वैसे पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास दो एक्स, एक डॉटर और एक सन, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई क्लीवेज इन चिक इज द डिस्कॉइडल एंड द मीरोब्लास्टिक। क्लीवेज इन चिक मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल क्यों? अगर हम लोग इसका एग का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो आउटर शेल है इसको हम कहते हैं कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल। ये हमारे पास होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये हमारे पास आ गई इनर मेम्ब्रेन। ये मेरे पास बीच में यॉक मौजूद है, ये आउटर, ये इनर, ठीक है। और ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चैलाज़ा मेम्ब्रेन, जो कि यॉक को होल्ड करके रखती है सेंट्रल पोजीशन पे। और हमारे पास यॉक के सेंटर में एक डिस्क होती है जो कि लिविंग डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, और यहाँ पे हमारे पास, इससे हमारे पास एक न्यू चिक बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाय द क्लीवेज इन चिक इज कॉल्ड द डिस्कॉइडल। अब चिक को हम लोग अब जो क्लीवेज होती है चिक के अंदर उसको डिस्कॉइडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पूरा यॉक है, लेकिन हमारे पास जो क्लीवेज हो रही है वो सिर्फ इसी डिस्क पोर्शन में हो रही है, तो इस वजह से ये हो गया डिस्कॉइडल। और मीरोब्लास्टिक कहने की वजह क्या है कि ये पूरे यॉक में, ये पूरा यॉक हमारा नॉन लिविंग है, सिर्फ ये डिस्क का रीजन हमारा लिविंग है और क्लीवेज भी सिर्फ यहीं हो रही है, बाकी पूरे यॉक में नहीं हो रही, तो क्लीवेज हमारी क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। तो इनकम्प्लीट क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। और हमारे पास जो डिस्क के रीजन में सिर्फ क्लीवेज हो रही है तो इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं डिस्कॉइडल। और क्लीवेज आपको पता है क्लीवेज हमारे पास किस तरह होती है, पहले ये पहले हमारे पास ये वर्टिकल हाफ में ब्रेक होता है, फिर हॉरिजॉन्टल हाफ में हमारे पास फिर 4 हिस्से बनते हैं हमारे पास, फिर मजीद हमारे पास ये सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लीवेज इन चिक इज कॉल्ड डिस्कॉइडल एंड मीरोब्लास्टिक। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई द DNA फिंगरप्रिंटिंग इज परफॉर्म। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों परफॉर्म की जाती है, क्योंकि कोई क्राइम वगैरह का सीन होता है तो उस सूरत में जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं फिर ताकि जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई कर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस एंड द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स फ्रॉम द फूड, सीमेन और सलाइवा etc. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेडिकल पर्पज इन डिटेक्टिंग एंड द क्यूरिंग ऑफ द जेनेटिक डिजीज। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा काम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल एक
बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और जो कि नए नए मेथड दरियाफ्त करते हैं। तो डीएनए प्रिंटिंग में हमारे पास जो एक मेथड है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही है और इसके ज़रिए डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। कुछ क्रिमिनल्स होते हैं उनके आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उनके डिफरेंट डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं। तो उस तरीके से हमारे पास ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल टेक्निक होती है जो कि मैंने इसका आपको आंसर बता दिया, तो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, वाई द आर्चियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड। आर्चियोप्टेरिक्स को हम लोग बर्ड का कनेक्टिंग, ये एक लिंक होती है बर्ड के साथ भी और रेप्टाइल्स के साथ भी। क्यों? क्योंकि आर्चियोप्टेरिक्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एनिमल था जो पुरानी सदियों में पाया जाता था, लेकिन अब उसका कोई नामो निशान नहीं है, अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, आर्चियोप्टेरिक्स हमारे पास जो एनिमल्स होता है उसके अंदर कैरेक्टर बर्ड्स के भी थे और रेप्टाइल्स के भी थे। अब बर्ड्स के क्या कैरेक्टर थे? एक तो ये इसका बीक थी, ठीक है, ये कैरेक्टर आ गया बर्ड में। लेकिन बर्ड्स को हम लोग देखें तो बर्ड की बीक के अंदर तीत मौजूद नहीं होते। ठीक है, तीत मौजूद नहीं होते। तो हमारे पास जब ये आर्चियोप्टेरिक्स की जो हमारे पास एनिमल था उसकी बीक में तीत मौजूद थे, तो ये कैरेक्टर आ गया हमारे पास किसका? रेप्टाइल का आ गया। दूसरी बात कि आर्चियोप्टेरिक्स की हमारे पास एक बड़ी टेल बोन, लॉन्ग टेल बोन थी इनके पास, तो ये लॉन्ग टेल बोन का कैरेक्टर हमारे पास किसके पास है? रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आर्चियोप्टेरिक्स के पास फीदर्स मौजूद होते हैं, हाँ फीदर्स होते हैं, इसके साथ विंग्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स हमारे पास है बर्ड्स के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनके क्लॉज मौजूद होते हैं, आर्चियोप्टेरिक्स एनिमल के क्लॉज होते हैं, तो जो कि हमारे पास जो क्लॉज का कैरेक्टर किस में आता है? रेप्टाइल्स का आता है। ठीक है, तो इस तरह, और वर्टिब्रा हमने देख लिया कि टेल बोन होती है, तो ये हमारे पास इसलिए आर्चियोप्टेरिक्स को कहते हैं। इसका आंसर हमारे पास है, आर्चियोप्टेरिक्स कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड बिकॉज इट हैज़ बोथ द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स दैट इज टीथ, क्लॉज, वर्टिब्रा एंड बर्ड दैट इज फीदर्ड, विंग्स एंड बीक। ठीक है, अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ पार्किंसन डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम द हंटिंगटन डिजीज। अच्छा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज़ हमारे पास जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है और जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, अब पार्किंसन डिजीज़ का हम लोग इसका पहला आंसर देंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं। Parkinson disease is a nervous disorder caused due to the damage of the tissue of the basal ganglia of the brain, either substantia nigra, which cannot produce the neurotransmitter that is dopamine. ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा नर्वस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया का हमारे पास एक रीजन होता है जिसका नाम होता है सबस्टेंशिया निग्रा, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है डोपामीन। ठीक है, और जब नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है तो उस वजह से वो सबस्टेंशिया निग्रा डोपामीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सबस्टेंशिया निग्रा के जरिए डोपामीन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो नर्वस डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से फिर एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं। ठीक है, बंदे की जो मूवमेंट होती है वो उसकी अपने कंट्रोल में नहीं होती, और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि एक हमारे पास ड्रग होती है लियोप्डा, वो ली जाती है जो कि फिर डोपामीन में कन्वर्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ओवरकम होती है। मतलब ये कि मतलब कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग ली जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें हंटिंगटन डिजीज़ क्या होता है, तो हंटिंगटन डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेक डाउन और द डीजनरेट ऑफ द नर्व सेल इन दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द मूवमेंट, इमोशंस, फीलिंग्स, दैट्स द बेसल गैंग्लिया। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ द नर्व सेल, जो बेसल गैंग्लिया में हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं जो कि फीलिंग, इमोशंस और बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो नर्व सेल हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एबनॉर्मल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, तो वो हमारा डिजीज़ कहलाती है हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है, अच्छा, फिर इसके साथ साथ फिर हमारा एक और क्वेश्चन आता है, हाउ द SCID इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्स। SCID हमारे पास क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, और एड्स हमारे पास क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। SCID इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, इन दिस केस बीट सेल एंड द टी सेल्स जो कि हमारे सेल्स होते हैं WBCs के, आर डिस्ट्रॉयड सो दैट द विक्टिम कैन नॉट रेजिस्ट इन्फॉर्मेशन एंड डाइज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास SCID का डिजीज़ होती है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये हमारे पास जब
पेरेंट्स जब हमारे पास ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, इस सूरत में क्या होता है कि हमारे पास जो बी सेल और टी सेल्स होते हैं जो कि पार्ट और WBCs के, और WBCs का मैकेनिज्म क्या होता है कि ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं हमें हमारी बॉडी को, ताकि वो डिजीज़ और वायरस वगैरह से लड़ सकें। ठीक है, तो जब बी सेल और टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस सूरत में आपको डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता, तो फिर हमारी बॉडी इन्फेक्शन और डिजीज़ के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती और पेशेंट की डेथ हो जाती है। और जहाँ हमारे पास जो न्यूबॉर्न बन रहा है उसके पास भी हमारे पास बी सेल और टी सेल तो वैसे नहीं होते, अगर होते तो फ़ौरन डिस्ट्रॉय होते, हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी एक और डिजीज आती है एड्स। एड्स का हमारे पास क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और हमारे पास ये क्यों कौन से वायरस से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अच्छा, और ये क्या होता है, ये इसमें हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है ये भी इम्यून सिस्टम में अफेक्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कॉज बाय द HIV एंड एक्सपोज पर्सन टू ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन दिस डिजीज पेशेंट इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, जेनिटल और द अदर बॉडी फ्लूइड आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर जाती है, और इस सूरत में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको एड हो गया, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वो हर किस्म के इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके अवॉइड के लिए क्या कहता है कि पेशेंट को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रोका जाता है ताकि वो एक दूसरे करीब ना आए, तो जिसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी के जो इंपॉर्टेंट रीजंस थे, हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कस कर लिया, इसके अलावा पास्ट पेपर में जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। तो इन सब चीज़ों को देखना और अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।